कहता है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट। बाय ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट क्या के टर्म्स एंड कंडीशंस को की वायलेशन करते हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट। ठीक है, सपोज के अली नवाज साहब ने गाड़ी ली, किससे? 5 लाख की गाड़ी ली मोहसिन साहब से। अब मोहसिन साहब कल मुकर गए तो इन्होंने क्या किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उन उससे अली नवाज साहब को जो नुकसान होगा, उससे जो अली नवाज साहब को नुकसान होगा उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया उसने। ठीक है, और उस नुकसान डैमेज का वो पेमेंट करेंगे कौन? आपका डिफॉल्टिंग पार्टी। डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है? मोहसिन साहब। ठीक है, डिफॉल्टिंग पार्टी कौन? मोहसिन साहब। कहता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है, the party who suffer by such breach is entitled to receive from the party who broken the contract। ठीक है, वो पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ठीक है, वो मतलब जो पार्टी सफर कर रही है, उस ब्रोकन से जो पार्टी सफर कर रही है, नुकसान हुआ है, वो रिसीव करेगी उसका, वो नुकसान का वो उजाला दिया जाएगा जिस पार्टी के जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। और दूसरी पार्टी का हक होगा कि उससे कंपनसेशन ले। किस चीज की कंपनसेशन? फॉर एनी लॉस। उस कॉन्ट्रैक्ट से जितनी लॉस हुआ है, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जितनी भी है, और वो तो एक लॉस हुआ है, और डैमेज, डैमेज उसकी जो रिप्यूट को डैमेज हुआ है। ठीक है, उसकी जो रिप्यूट को डैमेज हुआ है, या उसको मेंटली जो आपका मतलब मेंटली या उसको फिजिकली या उसको जो लॉस हुआ है, उसकी डैमेजेस भी पे क्लेम कर सकता है। इस गाज देयर बाई which naturally arose which naturally arose in usual course of things from such breach from such breach, and which the parties know when they made to contract to be likely to result from breach of it, likely to result from breach of it। ठीक हो गया? तो ये क्या है? ये आपका कहता है कि जी जब एक कंट्रैक्ट ब्रोक होता है तो जो कंट्रैक्ट जो पार्टी सफर करती है, मतलब दूसरी पार्टी, वो कंपनसेशन ले सकती है। कंपनसेशन किसी नुकसान के लिए या डैमेजेस के लिए वो कंपनसेशन ले सकती है जो एक्चुअली बनता है। Such compensation is not given for any remote or indirect loss or damages। किसी indirect loss या damages के लिए नहीं दिया जाएगा। जो डायरेक्ट उससे नुकसान हुआ है, ठीक है, वो। इसकी मैं एग्जांपल दूं कि जैसे आपका सपोज के इन्होंने अली नवाज साहब ने आपका गारमेंट्स का सामान मंगवाया। ठीक है, गारमेंट्स का वो उन्होंने कहा कि जी आप हम मुझे 1,000 जो पीस है वो 1,000 पीसेज आप मुझे दें। आप उसके गर्म कपड़े पैंट शर्ट दे दें, पैंट शर्ट दे दें। ठीक है, उन्होंने एक मंगवाया और वो 1,000 शर्ट्स नहीं आती। ठीक है, इन्होंने उनको पेमेंट दी हुई थी 2 लाख रुपया, और वो भी नहीं हुई, और इनसे जो है इनको उसी पेमेंट ना आने से इनके कारोबार को भी नुकसान हुआ, जो कि आपका 1 लाख रुपया। तो वो आपका डायरेक्ट लॉस हो गया। और ये पेमेंट ना आने से इनकी रिप्यूट खराब हुई, गुडविल खराब हुई, और गुडविल खराब होने से भी इनको नुकसान हुआ। तो वो क्या हो जाएगा? वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट की बात नहीं करता, आपने आपको खर्चा दिया जाएगा जो डायरेक्ट आपका लॉस हुआ है। जो डायरेक्ट आपको लॉस हुआ है वो उसकी कंपनसेशन दी जाएगी।
ठीक हो गया। आगे कहता है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन रिजम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कंट्रैक्ट। कहता है व्हेन ऑब्लिगेशन रिजम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कंट्रैक्ट हैज बीन incurred and not been discharged, any person injured by the failure to discharge is entitled to receive the same compensation from the party in default, and if such person has contracted to discharge it, it had broken the contract। ठीक है, इट हैज ब्रोकन द कंट्रैक्ट। तो जो आपका कोई भी पर्सन जो कि इंजर्ड होता है पर जो मतलब उस डिस्चार्ज फिलहाल डिस्चार्ज से, तो वो कंपेंसेशन लेगा किससे? फ्रॉम पार्टी इन डिफॉल्ट, जो पार्टी डिफॉल्ट करेगी, इफ सच कंट्रैक्ट हैज डिस्चार्ज एंड ब्रोकन। ठीक है, कि मतलब जो पार्टी कंट्रैक्ट से डिस्चार्ज करती है, ठीक है, जो पार्टी आपका कंट्रैक्ट में डिफॉल्ट करती है, तो दूसरी पार्टी उससे उस डिफॉल्ट से जो नुकसान होता है वो ले सकती है। सिंपली डिफॉल्टिंग पार्टी कंट्रैक्ट पे पेमेंट देगी, और आपका जो पार्टी होगी दूसरी, जो पार्टी सफर कर रही है, वो इंटाइटल्ड होगी कंपनसेशन लेने की, कंपनसेशन लेने की इंटाइटल्ड होगी। चलें जी आगे। आ जाता है कि जी आपका सपोज के रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन तो भी काफ़ी सारी हैं। इसमें आपकी देखें तो काफ़ी रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी है। सी रजिस्ट्रेशन देखें तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। कहता है ए कंट्रैक्ट टू बाय एंड बी कंट्रैक्ट टू ए कंट्रैक्ट टू बाय B a stated price 5 months of price, no time for fixed for delivery. A afterward inform the B will not accept the rice if tender to him. B is entitled to receive from the way of compensation the amount if in which contract price exceed that B which B can obtain from the rice at the time and if inform। ठीक है, अब कहता है कि जी ए ने कंट्रैक्ट किया, ठीक है, ए ने कंट्रैक्ट किया टू बी से मतलब 50 मन राइस लेने का, ठीक हो गया, और आपका वो डिलीवरी का कोई बात नहीं की। उसके बाद ए जो है इन्फॉर्म करता है बी को कि जी मैं इस प्राइस से ज़्यादा मतलब जो है आपको पेमेंट नहीं कर सकता, इससे प्राइस से ज़्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, तो फिर क्योंकि ए ने डिफॉल्ट किया, तो ए जो है कंपनसेशन ले सकता, बी जो है कंपनसेशन ले सकता है। डिफॉल्टिंग पार्टी ए है, बी उससे कंपनसेशन ले सकते हैं उस डिफॉल्ट से उसको जो नुकसान होता है। ठीक है, आगे वो कहता है आपका 74 जो है वो है आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, क्या आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस यही है। इसको आप सेक्शन 20 के साथ भी डिस्कस करेंगे। सेक्शन 20 जो है आपका सेक्शन 20 आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 20 भी ऐसे डील करता है। क्या कहता है कि आपका कहता है व्हेन कंट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन if some named in contract as amount to be paid in case of such breach, in case of such breach। ठीक है, या if contract contain any other stipulation by way of penalty, the party complaining the party complaining the breach entitled whether not actual damages is lost to proved have been caused to receive from the party who broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount named in as the case may be penalty or stipulated। देखें, आपका कंट्रैक्ट हुआ किसका? अली अनवार साहब और अली अनवार साहब और आपका मोहसिन साहब का कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
अली अनवार साहब ने 5 लाख की गाड़ी ली मोहसिन साहब से, और कंट्रैक्ट में लिख लिया कि जी कल को अगर कोई पार्टी मुकरेगी तो उस कंट्रैक्ट के अंदर ही एक लाइन लिखवा दी कि तो वो पार्टी 2 लाख पे करेगी। अब क्या हुआ, अब ये मुकर गया है ये मोहसिन साहब, तो फिर 2 लाख वो पे करने के बाउंड होंगे। ये है आपका 74। 2 लाख पे करने के बाउंड होंगे, ये आपका कहता है 74। आगे कहता है आपका एक्सप्लेनेशन 1 है कि stipulation in a for increased interest for the date of default may be stipulation by the way of penalty। कहता है अगर आपका वो जो मतलब इंटरेस्ट वगैरह है, मतलब जो आपका जो शर्त वगैरह लगाई थी, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है तो फिर वो भी लाजमी पे किया जाएगा। सपोज के आपका 2 लाख लगाया था, 2 लाख की उस टाइम इंटरेस्ट रेट कुछ था, तो बाद में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है, तो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। वो भी एज ए समझा जाएगा जैसे पेनल्टी में है, जैसे पेनल्टी में है। ठीक हो गया। आगे आपका आ जाता है 2, कहता है ए पर्सन हु इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट डज नॉट नेसेसरीली देयरबाय अंडरटेकिंग टू पब्लिक ड्यूटी और प्रॉमिस टू डू एन एक्ट विच पब्लिकली इंटरेस्टेड। ठीक है, ये कहता है कि जी एक पर्सन जो आपका गवर्नमेंट इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट डज नॉट नेसेसरीली thereby undertake any public duty or promise to do in which he public is interested। कहता है एक पब्लिक सर्वेंट, एक पर्सन जो है वो कंट्रैक्ट करता है गवर्नमेंट का, तो वो जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक ड्यूटी को आपका मतलब डज नॉट नेसेसरीली देयर बाई अंडरटेक टू पब्लिक ड्यूटी, वो जरूरी नहीं है कि लाजमी वो पब्लिक ड्यूटी ले। ठीक है, या प्रॉमिस टू डू एन एक्ट इन विच पब्लिक आर इंटरेस्टेड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आपका वो इंटरेस्ट ले या पब्लिक ड्यूटी वो अंडरटेक करे। ठीक है, तो सिंपली आपका 74 ये कहता है कि आपने कंट्रैक्ट किया, कंट्रैक्ट के अंदर आपने कंट्रैक्ट किया, कंट्रैक्ट के अंदर आपने क्या क्या कि जी आपने कहा कि जी जो पार्टी मुकरेगी वो 2 लाख पे करेगी, तो जो पार्टी मुकरेगी मुकरती है वो 2 लाख पे करेगी। दैट्स इट। ठीक है, वो जो पार्टी मुकरती है वो 2 लाख पे करेगी। आगे कहता है आपका कि ये सेक्शन 20 क्या कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। कहता है देखें कि अगर एक पार्टी मुकरती है, ठीक है, तो मुकर के वो 2 लाख भी पे करेगी। 2 लाख पे करने के बावजूद भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं, वो 2 लाख पे करने से बाहर नहीं होगा कि आपको वो माफी मिल गई, नहीं। वो वो आपको बार नहीं होगा। सपोज के 5 लाख की उन्होंने गाड़ी ली और उन्होंने लिखा था कि जो पार्टी मुकरेगी वो 2 लाख पे करेगी, मोहसिन साहब ने 2 लाख पे कर दिया। अब डिफॉल्टिंग पार्टी मोहसिन साहब ने 2 लाख पे कर दिया, उसके बावजूद भी अली अनवार साहब चाहें तो उस कंट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ले सकते हैं। उस कंट्रैक्ट की अली अनवार साहब परफॉर्मेंस ले सकते हैं। ठीक है, वो जाएंगे और जाके मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दावा करेंगे और आ जाएं ये अली मोहसिन साहब के जी मैंने तो कंट्रैक्ट वाली 2 लाख अमाउंट पे कर दी थी, तो ला कहता है कि नहीं वो आपने तो वो पे कर दी थी जो उसमें बताया है, उसके बावजूद भी आप बाउंड हैं पे करने के, आप परफॉर्मेंस देने के, परफॉर्म करने के बाउंड हैं आप। ठीक हो गया। आ गया जी आपका 75, party rightly resigning contract entitled to compensation। कहता है ए पार्टी हु राइटली signed a contract
जैसे वो वाइडेबल कंट्रैक्ट में वो रिसाइन कर सकती है, ठीक है, वाइडेबल कंट्रैक्ट में रिसाइन कर सकती है। जो जिस पार्टी की आपकी ली गई है, वो जिस पार्टी की कंसेंट विदाउट कंसेंट ली गई है, उसकी उस को आप जो है वो उस पार्टी के पास राइट है कि वो चाहे तो वो कंट्रैक्ट रिसाइन करे या परफॉर्म करे, ठीक है। जैसे अब अली अनवार साहब ने गन पॉइंट पे मोहसिन साहब को कहा कि आप अपनी कार मुझे दें, गन पॉइंट पे फोर्सिबली, तो ये क्या है, ये विदाउट फ्री कंसेंट होगा। तो यहाँ पे वाइडेबल कंट्रैक्ट होगा, वाइडेबल कंट्रैक्ट है तो मोहसिन साहब के पास राइट है कि वो उसको रिसाइन करवा लें, ठीक है, रिसाइन करवा सकते हैं, वापस करवा सकते हैं। अब इसी तरह जब वो रिसाइन करवाएंगे तो जो पार्टी दूसरी ने कुछ पेमेंट की हुई है तो उसको वापस करेंगे, उसको वापस करेंगे। कहता है पर्सन हु इज राइटली रिसाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज व्हिच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट से अगर वो कोई डैमेजेस मतलब वो उन्होंने कोई पेमेंट ली हुई है तो वो पेमेंट वापस करेंगे। हाँ, उसको अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो नुकसान ले सकते हैं, वो नुकसान ले सकते हैं। कि मैं आपको फिर एग्जांपल दूं, सपोज के मिस आपकी अमरीन सिद्दीक साहबा, ठीक है, मिस अमरीन सिद्दीक साहबा ने सिद्दीकी साहबा ने एक गाड़ी ली, गाड़ी ली या आपका कह लो कि जी एक एग्रीमेंट किया मिस वजीहा के साथ, ठीक है, एग्रीमेंट किया कि जी मैं आपको जो है 1 टन चीनी भेजूंगी, ठीक हो गया, मैं 1 टन आपको चीनी भेजूंगी। अब ये इनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो आपका वाइडेबल था, ये मिस रिप्रेजेंटेशन से मतलब वो उन्होंने कहा कि जी चीनी, तो उन्होंने समझा कि ये चीनी नहीं, और उन्होंने तो भेजना था मुझे गुड़, और ये चीनी कह दिया है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो वहाँ पे दूसरी पार्टी की मर्जी है, चाहे तो वो उससे गुड़ ले या ना ले, ठीक हो गया। दूसरी पार्टी कौन है, मिस वजिया साहबा की मर्जी है, उससे गोल्ड ले या ना ले। अगर वो गोल्ड रिसाइन करवाती हैं तो वजिया साहबा को जो लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है इस कंट्रैक्ट फुलफिल ना करने का, चीनी ना भेजने का, वो कंपनसेशन ले सकती है। ये है आपका 75। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम अगला टॉपिक करते हैं, कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और गारंटी। कंट्रैक्ट ऑफ 75 दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। कौन से, यही 75 ही। समझिए ऊंचा बोले आप। 75 ही। 75। 75 सेक्शन। 75 देखें, कहता है कि जी एक पार्टी कंट्रैक्ट साइन करवाती है तो उसको जो नुकसान होता है वो भी आप ले सकती है। अच्छा, नहीं रिसाइन, कैसे रिसाइंड, रिसाइन मतलब? रिसाइंड होता है कैंसिल करवाना, खत्म करवाना, अच्छा ठीक है, ठीक। कैंसिल करवाना, खत्म करवाना, ठीक हो गया। आ गया जी आपका कंट्रैक्ट ऑफ, पहले हम पढ़ते हैं इंडेमनिटी और उसके बाद होता है कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंडेमनिटी का आप कहते हैं कि जी टू मेक द लॉस गुड, क्या, टू मेक द लॉस गुड। जैसे आपका इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि जी आप हमें इतनी पेमेंट करें तो हम आपको जो है आपका इतनी पेमेंट करेंगे, अगर नुकसान होगा तो आपको हम आपका नुकसान का अजाला करेंगे, ठीक है, आपके नुकसान का हम अजाला करेंगे, ठीक हो गया। कहता है कंट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, from loss caused to him by himself or other, by himself या other,
आगे कहता है बाई कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ, वो प्रोमिसर का कंट्रैक्ट से हो सकता है या किसी दूसरे पर्सन से, इज कॉल्ड कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसे इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि जी आप हमें 10,000 दें, 8 साल 10,000 दें, तो 20 साल तक अगर आपकी डेथ हो जाती है तो हम आपको मुकम्मल पेमेंट करेंगे 20 सालों की, चाहे आपने पेमेंट की है हमें 1 साल के लिए 2 साल के लिए, नोट मैटर। ठीक हो गया, वो आपका कहते हैं। आगे पार्टीज कहता है, पार्टीज इंडेमनीफायर या प्रोमिसर, इसमें इंडेमनीफायर प्रोमिसर इंश्योरेंस कंपनी, इंडेमनिटी होल्डर प्रोमिसी जो पॉलिसी ऑर्डर होता है। ठीक है, जो पॉलिसी होल्डर होता है वो उसको इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। कहता है ए कंट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी against the consequences of any proceeding which C may take against B in respect of a certain sum of those. This is a contract of indemnity. ठीक है, ए ने कंट्रैक्ट किया बी को इंडेमनीफाई करने के लिए कि जी आपका कोई सी की तरफ से आपको कोई नुकसान होता है तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। ठीक है, सी की तरफ से आपको कोई नुकसान होता है तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो ए क्या है, ए प्रोमिसर है और बी प्रोमिजी है। ठीक है, बी प्रोमिसी है, सी प्रोमिस बी प्रोमिसी है और सी आपका थर्ड पार्टी है जिससे अगर नुकसान होता है तो। आगे अब कहता है 125, कहता है दी प्रोमिसी आपका पॉलिसी ऑर्डर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद द स्कोप ऑफ दिस एज अथॉरिटी entitled to recover entitled to recover entitled to recover from the promisor insurance company से all damages which may compel to suit in respect of matter which promisee indemnify। वो तमाम damages ले सकता है जो अगर वो पेमेंट नहीं करता और वो सूट फाइल करता है तो वो ले सकता है। और all cost which may compelled to pay in such suit, और दावा करता है तो उस पर जो कास्ट लगती है वो भी पे की जा सकती है। और all sum which he may have paid under the term of any compromise any such suit if compromise not contrary to the order of promisor। एंड आगे कहता है कंप्रोमाइज पे भी कोई खर्च होता है तो वो भी ले सकती है, वो भी ले सकती है। ठीक हो गया, तो सिंपली कहता है कि जी आपका इंडेमनिटी होल्डर मतलब पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर अपना वो इंश्योरेंस पॉलिसी से अपना डैमेजेस अपना नुकसान रिकवर कर सकती है। वो कैसे कर सकती है, वो तमाम डैमेजेस दे के या मतलब डैमेजेस लेके या दावा करके उस पर जो कास्ट बनती है या दूसरी कोई कंप्रोमाइज पे कास्ट होती है तो वो ले सकती है। आगे जी आपका मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट 126, 126 आपका कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, छोटी प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर। कहता है अ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ contract to perform the promise or discharge liability of third person in case of default, थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। कहता है कि जी कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है कि जी प्रॉमिस को परफॉर्म करना या कोई लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की अगर वो डिफॉल्ट करता है तो। जैसे आप देखें कि हम जमानत पे लेते हैं, ठीक है, मुलजिम जमानत पे देते हैं, कोर्ट जमानत पे देती है किसी जामिन को कि जी कल को आपने मुलजिम को अदालत में पेश करना है।
कल को अदालत में पेश करना है। तो ये आपका जो मुल्जिम कौन होता है, मुल्जिम होता है आपका वो मुल्जिम होता है आपका प्रिंसिपल डेटर, जिसके लिए हम दे देते हैं। श्योरिटी कौन है आपका, जो हम मुचलका देते हैं। जामिन कौन है, उसको श्योरिटी कहते हैं। और क्रेडिटर कौन है, जिसको हम श्योरिटी देते हैं। अदालत आपकी क्रेडिटर होगी, ठीक है। तो अगर आपका मुल्जिम आता रहता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर वो आपका श्योरिटी लायबल होता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट। कहता है आपका कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी अ पर्सन हु गिव द श्योरिटी शेफ द गारंटी, जो बंदा गारंटी देता है उसको श्योरिटी कहते हैं। जैसे जामिन, जामिन को हम श्योरिटी कहते हैं, जामिन को हम श्योरिटी कहते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल डेटर कौन है, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट गारंटी इज गिवन, जिसके लिए आप गारंटी देते हैं वो प्रिंसिपल डेटर है। और द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन, जिसको गारंटी दी जाती है वो क्या है, वो क्रेडिटर है। The person to whom guarantee is given is called creditor। देखें इसके मैं आपको और एग्जांपल दूं। सपोज के मोहसिन साहब को कोई पर्सन, सपोज के दुकान, किराना दुकान से कोई पेमेंट नहीं, दुकान पे कुछ सामान नहीं देते। अली नवाज साहब की दुकान है, मोहसिन साहब जाते हैं कि नहीं जी आपको तो मैंने सामान नहीं देना, आप डिफॉल्टर हैं, पहले भी पेमेंट मेरी नहीं दी है। तो मोहसिन साहब ने क्या किया, मोहसिन साहब ने रिक्वेस्ट की है आमिर सज्जाद साहब को कि जी मेरी आप जमानत दे दें, मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो आपका आमिर साहब क्या है, श्योरिटी है, ठीक है। किसके लिए दे रहे हैं, ये आपके मोहसिन साहब के लिए दे रहे हैं। तो मोहसिन साहब कौन है, प्रिंसिपल डेटर है। किसको दे रहे हैं, ये आपका दे रहे हैं, ये अली नवाज साहब को। अली नवाज साहब कौन है, क्रेडिटर। जिसको श्योरिटी दी जा रही है वो क्रेडिटर है, जिसके लिए दी जा रही है प्रिंसिपल डेटर है, जो दे रहा है वो आपका श्योरिटी है। आगे आगे कहता है 127 के कंसिडरेशन फॉर गारंटी। कंसिडरेशन फॉर गारंटी, कंसिडरेशन फॉर गारंटी क्या है कि जी आपका कंसिडरेशन फॉर गारंटी है कि जी एनीथिंग डन और प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर में sufficient surety consideration for surety to giving for giving गारंटी। देखें आपका गारंटी की कंसिडरेशन क्या होगी, देखें कि आपका अली नवाज साहब की दुकान है, ठीक है। अली नवाज साहब की दुकान है, अब मोहसिन साहब गए हैं, उनको सामान नहीं मिला, ठीक है। अब मोहसिन साहब ने तो अमर सजाब साहब ने कहा कि जी इसको आप सामान दें 5,000 तक, तो 5,000 तक मैं आपको दूंगा। तो ये 5,000 क्या है, 5,000 कंसिडरेशन है आपकी उस गारंटी की। 5,000 कंसिडरेशन है उस गारंटी की। कि मतलब जो चीज आप जमानत के, अब जैसे हम मुचलका देते हैं 50,000 का, वो क्या है, कंसिडरेशन है गारंटी की। हम 2 लाख का मुचलका देते हैं, क्या है वो, कंसिडरेशन है गारंटी की, वो कंसिडरेशन है। आगे कहता है आपका 100 श्योरिटी लायबिलिटी 128 लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव। क्या, को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंट क्या है, हद तक, हद, हद लिमिट, हद तक। को एक्सटेंसिव के बराबर की हद तक है,
कि लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर बराबर के लायबल, क्या है, बराबर के लायबल है। देखें अब तो उन्होंने मोहसिन साहब ने कहा दिया, आपका जो मोहसिन साहब ने जो है अहमद सजाद साहब ने कहा दिया कि जी 5 लाख की इनको सामान देना, तो 5 लाख तक होगा। अगर आमिर साहब कहते हैं कि जी ये मोहसिन साहब जितने का सामान लेते हैं देते रहें देते रहें देते रहें, तो कल को फिर ये दोनों बराबर क्या तक लायबल होंगे। मतलब जितने का सामान लेते हैं उतने का छोटी लायबल होगा। सपोज के ये किराना की दुकान से, ये अली नवाज साहब की किराना की दुकान है, यहाँ पे आके मोहसिन साहब सामान लेते रहे, जामिन थे आमिर सजाद साहब, जितने का 1 लाख का सामान लिया है तो 1 लाख या तक ये दोनों लायबल हैं, जामिन भी और वो भी, छोटी भी और प्रिंसिपल डेटर भी। आगे कहता है कंटिन्यू गारंटी क्या होती है। कंटिन्यू गारंटी जो ट्रांजैक्शन में, कि जैसे उसको कहा गया जी आप सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन देखें कि उसको मोहसिन साहब ने कहा कि जी आप इसको 5,000 का सामान दे दें, वो एक दफा हो गया, ये आपकी क्या गारंटी है। अगर मोहसिन साहब मतलब अली हमजा साहब जो है आमिर सजाद साहब ये कह देते हैं, मतलब आपका प्रिंसिपल डायरेक्टर कह देता है कि जी आप इसको पेमेंट देते रहें जब तक, मतलब इसको सामान देते रहें जब तक ये लेता रहता है, आप इसको सामान देते रहें जब तक ये लेते रहे, तो ये क्या है, कंटिन्यू गारंटी है। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो ये क्या है, कंटिन्यू गारंटी जो ट्रांजेक्शन पे है। क्या, ट्रांजैक्शन जिसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन हो, वो डेली जाएगा, कोई सामान लेगा, दूसरे दिन बाद जाएगा, 4 दिन बाद जाएगा, तो ये क्या है, जो सामान लेता रहेगा, क्या है, ये आपका कंटिन्यूइंग गारंटी है। आगे आपका जी रेवोकेशन ऑफ गारंटी। गारंटी कैसे रिवोक कर सकते हैं आप, के उसको नोटिस दे के कर सकते हैं, ठीक है, रिवोक्ड बाय दी फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस टू क्रेडिटर, नोटिस दे के कर सकते हैं, या आपका अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है फिर भी ये खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर लायबिलिटी ऑफ पर्सनल लायबिलिटी primarily not affected by the arrangement between the one that one shall surety on another's default, ठीक है, on another default, कहता है where टू पर्सन कौन, फराज साहब और शुएब साहब, कंट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन, किसके साथ, मिस नईमा के साथ, to undertake a certain liability and contract with each other of them shall be liable only on the case of default of other. The third person not being party to contract such contract, the liability of each person of third person under the first contract is not affected by the extents or second contract, although third party may have aware the access, may have aware the existence, may have aware the existence, ठीक है, also contract with each other। अब देखें दो पर्सन ने कंट्रैक्ट किया है मिस नईमा के लिए, ठीक है, मिस्टर फरत ने और मिस्टर शुएब ने, तो वो दोनों लायबल होंगे, क्या होगा, वो दोनों लायबल होंगे, और कोई एक डिफॉल्ट करता है तो दूसरा भी लायबल होगा, ठीक है, एक डिफॉल्ट के एक डिफॉल्ट पे दूसरा भी लायबल होगा। आगे कहता है थर्ड पर्सन नॉट बीइंग पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, द लायबिलिटी ऑफ ईच टू पर्सन टू थर्ड पर्सन टू of such two person to the third person under the first contract is not affected by the existence of second contract, and although the although the such third person may not have the existence of that। सिंपली आपका वही कह रहा है कि जी अगर आपका दो पर्सन ने एक के साथ कंट्रैक्ट किया है तो दोनों लायबल हैं, ठीक है, एक डिफॉल्ट करेगा तो दूसरा लायबल होगा,
जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था डेवोलेशन ऑफ गारंटी के जी 3% ने मिलके 1% से पैसे लिए हैं, अगर 1% डिफॉल्ट कर देते हैं तो बाकी 2 उसकी पेमेंट करेंगे, बाकी 2 इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। आगे कहता है अगर आपका श्योरिटी मतलब जो है डिस्चार्ज हो जाती है कब, जब आप उसमें डिफॉल्ट करते हैं। क्या डिफॉल्ट करते हैं, देखें कि आप वेरिएंस करते हैं कि आमिर साहब ने कहा कि जी ये मोहसिन साहब को चीनी देते